सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आप सभी के लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी का मॉडल सेट पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। और आज का क्वेश्चन जो होगा 51 से लेकर के 80 क्वेश्चन के बीच होगा। ठीक है ना, चूंकि समय का पाबंद है और आप सभी का सिलेबस भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 51 से। और 51 में क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है किसके लिए जाना जाता है। आपके बीच ऑप्शन है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए। सबसे पहले बच्चों प्रवास के बारे में जानते हैं। प्रवास को उत्प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। और उत्प्रवास किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। क्या है कि उत्प्रवास किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। जैसे यूरोपवासी का उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया प्रवास हो जाना उत्प्रवास के अंतर्गत आता है। अब प्रवास या उत्प्रवास जो होता है वो दो प्रकार का है। पहला तो हम लोग प्रतिकर्ष के बारे में जानते हैं कि प्रतिकर्ष जो है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो जब प्रवासन कठिन आर्थिक कारकों, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक विपदाएं या महामारी आदि के कारण हो तो उसे प्रतिकर्ष घटक के कारक या प्रवास कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिकर्ष जो होता है क्या है कि बेरोजगारी या रहन सहन या आर्थिक कारण बहुत निम्न दशा है या राजनीतिक उपद्रव बहुत ज्यादा हो रहा हो उस राज्य में या उस स्थान में, तो लोग क्या करते हैं कि वह जो है स्थान को मजबूरन बस जो है उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिकर्ष प्रवास कहेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में आप देख रहे होंगे कि वहां के पंडितों को भगाया गया। और बहुत ऐसी जगह हैं जहां से जो है कि जाति या धर्म या फिर संप्रदाय को लेकर के जो है प्रताड़ना होती है, वहां से लोग चले आते हैं, दूसरे राज्य प्रवास हो जाते हैं। तो इसको प्रतिकर्ष कहा जाता है। चलिए आते हैं हम लोग अपकर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि जहाँ शिक्षा का केंद्र है वहां लोग जो है ज्यादा रहते हैं, जहाँ रोजगार के साधन या अवसर मिलते हैं लोग वहां पर बसना पसंद करते हैं, या कृषि योग्य भूमि जहाँ पर होता है लोग वहां प्रवास करते हैं, है ना। उसको आकर्षित करता है वह नगर या जो स्थान होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अपकर्ष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अपकर्ष। और ये दोनों जो है बच्चों प्रवास के लिए। प्रवास क्या है, तो किसी स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब यहाँ ऑप्शन है आपके बीच एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो बताइए कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो है वो कहाँ है। तो बच्चों हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो होगा एशिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि अगर बोल रहा है तब एशिया, लेकिन प्रजनन बोलेगा, प्रजनन दर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो अफ्रीका हो जाता। अफ्रीका का नाइजर नामक एक देश है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ जो है ना काफी प्रजनन दर है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अगर कहा जाए तो एशिया होगा। एशिया में भी दो देश मुख्य रूप से है, चीन और भारत। तो यहाँ बोल रहा है कि एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है तो है एशिया। अच्छा बता दूं कि एशिया में जो है पूरा विश्व का 60% जनसंख्या जो है केवल एशिया महाद्वीप में रहता है। और वही अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है 4.6%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं।
53 में सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है या महाद्वीप में है? आपके बीच ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी में है यूरोप, सी में है अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा उत्तरी अमेरिका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में टोटल जो है 23 कंट्री है। कितने कंट्री हैं? ये एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप के अंदर जो है 23 देश है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है तो वहां के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है सेंट किट्स और नेविस। जहां तक सड़क की बात है तो सड़क किसी भी देश का आधारभूत संरचना होती है ना, उसके बिना जो है अर्थव्यवस्था विकास संभव नहीं है। और सड़क जो है या कह सकते हैं वाहनों की संख्या जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा है? तो उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 54 क्वेश्चन में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यहाँ देखिए प्रश्न करने का इसका तरीका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण। आपके बीच है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। यहाँ चारों का चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, लेकिन कह क्या रहा है सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण में से आ जाता है वो है जलवायु, ठीक है ना। क्लाइमेट्स जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति को हम लोग ऊंचावच देखते हैं, कहीं पहाड़ी देखते हैं, कहीं पठारी देखते हैं, कहीं मरुस्थलीय देखते हैं, कहीं तटीय क्षेत्र देखते हैं। तो उसके आधार पर जिसे भी हम लोग पठारी क्षेत्र में देखते हैं, उत्तर भारत में जो है जैसे अरुणाचल प्रदेश है बहुत कम जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। जबकि हम लोग जो आ जाते हैं बिहार में मैदानी क्षेत्र में तो वहां जो है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहता है। यानी वहां जनसंख्या का जो घनत्व है बिहार का सबसे ज्यादा 1106, जबकि वही अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जो रहता है। उसके मतलब कहीं ना कहीं स्थलाकृति भी प्रभावित करता है। अच्छा, मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में क्या है कि जहां पर जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुआई मिट्टी दोमट होती है, तो वहां पर जो है उपजाऊ है, कृषि योग ज्यादा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में या फिर कहिए कि पश्चिम बंगाल में हो या फिर कहिए बिहार में हो जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसका कारण है वहां की नदी बेसिन मिट्टी, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर, ठीक है ना। तो इस तरह जानना है। उसके बाद क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियां, तो प्राकृतिक वनस्पतियां जो होता है वो क्या होता है हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक वनस्पति जहां है वहां के लोग जो हैं स्वस्थ रहते होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। डी में क्या है जलवायु। तो चलिए जानते हैं, जलवायु किसी खास क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की औसत स्थिति को बताता है। आमतौर पर किसी क्षेत्र की जलवायु को 30 सालों की अवधि के आधार पर तय किया जाता है। कितने साल? तो जलवायु जो है 30 साल के बाद जो है परिवर्तन देखने को वहां मिलता है, ठीक है ना। कितने वर्ष? तो 30 वर्ष, ठीक है। और कह सकते हैं कि जलवायु जो है वायुमंडलीय तत्वों का दीर्घकालीन योग है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सौर विकिरण, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा, है ना। ये सारे का जो है योग है और कितने सालों के बाद जो है इसका जो है परिवर्तन दिखने को मिलता है? तो 30 वर्षों में, ठीक है। हालांकि जलवायु उन अक्षांशों को तय करती है जहां जीवन यापन करना आसान होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु में, उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है, उत्पादन के भी ज्यादा होता है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 55 में। यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पर आपके बीच है ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान और लैटविया। तो आपको याद करना होगा कि जो लैटविया है एक यूरोप महाद्वीप का है। ये कहाँ का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का है और आपका आंसर होगा लैटविया। अच्छा, मैं
लैटविया से रिलेटेड कुछ और बातें बता दूं कि वहां जो है प्रति 100 महिलाओं पर, प्रति जो है 100 महिलाओं का रेशियो जो है वहां पर 85.49 पुरुष। वहां 100 महिलाओं में यानी फीमेल आपका जो है वो 100 है और मेल कितना है 85। तो यही कारण है कि लिंगानुपात विश्व में जो है सर्वाधिक, लिंगानुपात सर्वाधिक कहने का मतलब महिला अधिक होना चाहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक का मतलब है वहां महिलाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो लैटविया जो है यूरोप महाद्वीप का है और ये जो है वहां पर जो है महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है ना। और अगर बात करें लिंगानुपात का, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लिंगानुपात किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो वहां का जो लिंगानुपात है आपको मैं बता दूं कि सबसे जो खराब स्थिति है, यहाँ पर जो है 100 महिलाओं में 222 पुरुष, यानी मेल की संख्या कितना है 222 और फीमेल की जो संख्या है वो कितनी है तो 100 है। और यहाँ पर देखिए 100 महिला है और 85 पुरुष है ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट जानते हैं 56 क्वेश्चन में बोला कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई या मनाया जाता है। आपके बीच ऑप्शन है 11 जुलाई, बी में है 11 जून, सी में है 11 मार्च और डी में है 11 अप्रैल। तो आपका सही आंसर जो होगा वो 11 जुलाई होगा। लेकिन हम लोग को ये विषय जानना है कि आखिर जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे क्या रीजन है? तो जनसंख्या संबंधी मुद्दों को तत्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किसी भी देश की जो संपत्ति होती है ना वहां की जनसंख्या होती है, लेकिन क्या है कि आवश्यकता से अधिक हो जाने से भी वह जो है नरक बन जाती है। इसलिए ध्यान को केंद्रित, जनसंख्या की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। अच्छा मैं बता दूं कि जनसंख्या सिद्धांत जो है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने, ठीक है ना। ये जो है आपको याद रखना है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था तो माल्थस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों 57 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए माल्टा, बी में है बेल्जियम, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। तो ये माल्टा है, ये एक क्या है कि द्वीपीय समूह है, ठीक है ना। माल्टा जो है एक द्वीपीय समूह है, कहाँ? दक्षिण यूरोप में, जो कि भूमध्य सागर जो है उसके जो है आसपास में है और यह जो है इटली और लीबिया के बीच में बसा हुआ है, ठीक है ना। इटली और लीबिया के जो है बीच में एक माल्टा है जो का है भूमध्य सागर में एक द्वीपीय समूह है, ठीक है ना। माल्टा में 5 द्वीप है। माल्टा की अर्थव्यवस्था क्या है? तो माल्टा जो है वहां के लोग जो है ज्यादा व्यापार, विनिर्माण, है ना, विनिर्माण किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, और पर्यटन पर निर्भर है। तो पर्यटन है तो विशेष रूप से क्या है कि वहां पर जो है डेवलपमेंट हुआ होगा, ग्लोबलाइजेशन हुई होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं माल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 58 में, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु, देखिए वायु संरचना को ज्योग्राफी में जब आप किताब पढ़िएगा तो उनको 3 भागों में बांट कर रखा है, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और एक है वृद्ध। तो वयस्क को ही प्रौढ़ कहा जाता है। तो पहले क्या है 0 से 14 साल है जो बाल वाला है, उसके बाद वयस्क में जो है 15 से लेकर के 59 है, ठीक है। उसके बाद जो वृद्ध है यानी वरिष्ठ है वो 60 प्लस वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है 15 से 59 कहाँ है? तो ए ऑप्शन है। तो आपका ये जो वयस्क वाला है वो होगा, ठीक है, 15 से 59 प्रौढ़ उसको कहा जाता है। वयस्क को क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। हालांकि प्रौढ़ वायु को वयस्क आयु वर्ग कहा जाता है, साथ ही यह जो है कार्यशील जनसंख्या होता है। ये जो है
बीच वाला जो है ये क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। हालांकि बाल जो आयु वर्ग है वो आश्रित जनसंख्या के रूप में आता है, वो आश्रित जनसंख्या कहलाता है ना। अच्छा, साथ ही ये जानते चलिए कि आयु संरचना को 3 वर्गों में हम लोग बांट करके पढ़ रहे हैं। पहला है बाल आयु वर्ग और दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, है ना। वयस्क को ही क्या कहा जाता है, प्रौढ़ कहा जाता है, जो 15 से 59 है। एक है तीसरा जो है वृद्ध आयु वर्ग। ये आयु संरचना आपको पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। चलिए बच्चों, हम लोग 59 क्वेश्चन में है लिंग अनुपात का संबंध। लिंग अनुपात जो होता है, सेक्स रेशियो जो होता है, वो किसके लिए होता है? आपके बीच ऑप्शन है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बी में है बच्चे और प्रौढ़ों के बीच, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लिंगानुपात जो होता है पुरुष और स्त्री के बीच के संबंध को बताता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि लिंगानुपात जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात से तात्पर्य है किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों व पुरुषों के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है ना। पुरुष और स्त्रियों के बीच का संबंध बताता है। साथ ही क्या है कि किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों व पुरुषों के अनुपात। अच्छा, ये बता दें कि विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर औसत लिंगानुपात जो है 984। अगर पूरा विश्व की बात किया जाए लिंगानुपात कितना है, तो पूरा विश्व का जो बच्चों हैं वो 1000 पुरुष में 984 महिलाएं, पूरा विश्व की बात करें तो, ठीक है। पूरा वर्ल्ड का जो लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो है, 1000 पुरुष में से 984 महिलाएं। अगर हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंगानुपात के जो है वहां मेजर किया जाता है, 100 महिलाओं पर जो है पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। अमेरिका में क्या है कि पहले महिला का रेशियो, उसके बाद जो है पुरुष का रेशियो जो है मेजर किया जाता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे भारत में क्या होता है कि 1000 पुरुष में 943 रेशियो है। देखिए, हमारे भारत में जो है पुरुष का रेशियो ज्यादा है और महिलाओं का रेशियो जो है वो कम है। और हमारे भारत में क्या है कि 1000 पुरुष में से महिलाओं को मेजर किया जाता है और अमेरिका में 100 महिलाओं में पुरुष का मेजर किया जाता है। उसके कहने का मतलब है कि अमेरिका में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगा, भारत में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। हालांकि पूरा विश्व में पुरुषों की संख्या औसत निकाला जाता है तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है। साथ ही ये भी जानिए कि विश्व का उच्चतम लिंगानुपात लैटविया है। कौन है? अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, लैटविया। लैटविया कहाँ का देश है? तो यूरोप का देश है, ध्यान रखना। और वहां जो है 1187 महिला है। 1000 पुरुष में जो है कितना है? तो 1187 जो है महिलाएं हैं लैटविया में। यहाँ का जो है महिला का सर्वाधिक लिंगानुपात है। कहाँ? लैटविया। लैटविया कहाँ है? यूरोप में, ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि लैटविया का, यानी बोलेगा कि भारत का दुनिया में, या कह सकते हैं कि विश्व के दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जो है लिंगानुपात कहाँ है, तो लैटविया में, और सबसे कम तो यूएई में, ठीक है ना। चलिए आगे और भी जान लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है 468, बताइए 468, हजार में जो है कितना है? 468। ये यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लैटविया का कितना है? 1000 में 1187 है। तो कितना अंतर है? सबसे ज्यादा लैटविया और सबसे कम अगर बात करें तो यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। साथ ही भारत का हम लोग तो जानेंगे कि 1000 में से कितना है? 943। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर किया जाता है या किस आधार पर होता है? पिरामिड, आपका ऑप्शन ए है पिरामिड, बी में है आकार बिंदु, सी में है सारणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, क्या है कि जनसंख्या के आकार और वहां के रहन सहन के आधार पर जो है नगरीय विभाजन किया जाता है, ठीक है। और बता दूं, ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है आकार बिंदु के साथ साथ जो है
ज्यादातर देशों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का विभाजन भौगोलिक, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर भी होता है। जैसे आबादी क्या, आबादी या आकार, देखिए जनसंख्या की आबादी या फिर कह सकते हैं आकार के आधार पर जो है विभाजन होता है। गांव में आबादी कम होती है जबकि शहरों में आबादी ज्यादा होती है, उसके आधार पर भी। नगर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि कहा जाए तो ग्रामीणों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और वहां की जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित होती है। फिर आजीविका क्या है, आजीविका के आधार पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो गांव में खेती, पशुपालन और मुख्य अपनी आजीविका को पालने के लिए करता है खेती और पशुपालन, जबकि शहरों में व्यापार और विनिर्माण का काम करता है। विनिर्माण क्या कहते हैं, विनिर्माण है क्या, जब किसी वस्तु का रूप और आकार में हम लोग परिवर्तन करते हैं, साथ ही उसे मूल्यवान बनाते हैं, तो उसको विनिर्माण कहते हैं, ठीक है ना। शहरों में जो है ज्यादातर विनिर्माण का कार्य करता है और सेवा का काम करता है, ठीक है। वातावरण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है, जबकि शहरों में प्रदूषण युक्त होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है शहरों में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत तरह का जो है इंडस्ट्री है, जिसके कारण जो है शहरों का वातावरण जो है दूषित है, प्रदूषित है। अच्छा, सुविधा के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि नगरों में ज्यादा पाया जाता है, उन्नत होता है, जबकि गांव में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो इस तरह जो है नगर और ग्रामीण को विभाजित किया जाता है। जहां भी जो है व्यवस्था ज्यादा है तो उसको हम लोग नगर मानने लगते हैं, जहां व्यवस्था की कमी होती है तो उसको हम लोग गांव मान लेते हैं। चलिए 61 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, न्यूनतम जन्म दर। तो आपके बीच ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि आंसर जो होगा बच्चों वो जर्मनी होगा। यहाँ की जो महिलाएं हैं 1.58 यानी प्रति महिला जो है 1.58 जो है बच्चे जन्म देती हैं, सबसे कम, है ना। और इसके साथ साथ एक ताइवान देश है, वहां पर भी लमसम 2 बच्चे का जो है अनुमानित एक महिला जन्म देती हैं। लेकिन अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर बात करें, है ना, वहीं नाइजर में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजनन दर है। नाइजर कहाँ है, तो अफ्रीका का एक देश है नाइजर, वहां जो है प्रजनन दर दुनिया का सबसे ज्यादा, प्रति महिला जो है जन्म दर करीब 7 बच्चे हैं। नाइजर में जो है करीबन कितने बच्चे एक महिला जन्म देती है, तो 7 बच्चे। और नाइजर कहाँ है, अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि विश्व में 62 क्वेश्चन में विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया 62 में, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर। तो अभी हम नाइजर की बात कर ही रहे थे, तो नाइजर कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। और यहाँ जो है प्रति महिला 7 बच्चे को, कितने बच्चे को, 7 बच्चे को जन्म देने की क्षमता है, ठीक है। और चलिए बच्चों हम लोग 63 क्वेश्चन में आते हैं। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है लैटविया। ये तो भैया आपका जो है लिंगानुपात में नंबर 1 है, ठीक है ना। यहाँ 1000 पुरुषों में 1187 महिलाएं, सबसे नंबर 1 है लिंगानुपात में। या महिलाओं 100 की बात करें तो 100 महिला में जो है 85 लमसम जो है पुरुष है, ठीक है। 84 कुछ था, राउंडिंग फिगर में 25 बता रहे हैं। तो ये लैटविया जो है लिंगानुपात में नंबर 1 है, नगरीकृत में नहीं। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में जो है 1830 से लेकर 1850 के बीच में जो है काफी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जहां उद्योग होगा वहां नगर तो होगा ही, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान भी कम नहीं है, फ्रांस भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर नगरीकृत की बात करें, अगर हम लोग का सिंगापुर ऑप्शन रहता तो हम लोग सिंगापुर को मारते, लेकिन यहाँ जो है ग्रेट ब्रिटेन है तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन होगा, ठीक है ना। और ये भी बता दें ग्रेट ब्रिटेन जो है ना जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, या कहिए कि यहाँ पर औद्योगिकीकरण हुई, या कहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई जब 1850 के दशक में, तो ये देश जो है 55 से 56 देशों को अपनी औपनिवेशिक बनाया था, गुलाम बनाया था,
ठीक है ना। 64 क्वेश्चन में आइए बच्चों, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? आपके बीच ऑप्शन है 54.16, बी में है 54 और सी में 50.16 और डी में है 56.00। तो आपका आंसर हो जाएगा 54.16%। लेकिन हम लोग ये भी जाने कि भारत में महिला साक्षरता जो है वो 54.16 तो है ही, लेकिन साक्षरता किसको कहते हैं? ये पहली बड़ी चीज है। साक्षरता के बारे में आप जानते हैं होता क्या है? सो तो 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना समझना जानता हो उसे हम लोग साक्षर कहते हैं, है ना। और महिलाओं का कितना है? तो 54.16%। अच्छा, भारत में साक्षरता दर कितना है? पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है 74 जो है 04% जो है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो 74.04% जो है भारत का साक्षरता दर है, यानी लिटरेसी रेट। अच्छा, पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है हमारे यहाँ, पुरुष और महिला दोनों तरह के लोग हैं। तो पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 82.14% पुरुष का, मेल का। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 65.46% जो है पढ़ी लिखी है, 65। और पुरुष में कितना है? 82.14। पूरा भारत का अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.04। ठीक है। अगर हम लोग 2001 की साक्षरता स्त्री की बात करें तो 54। तो कहीं ना कहीं 54 से कितना आ गया है? 54 से अभी जो महिला का स्थिति है लिटरेसी रेट में तो 65 हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रगति हो रही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? अच्छा, पहले मानव विकास के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है इसका 3 आयाम होता है। पहला स्वच्छता, शिक्षा, कौशल या जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो उनमें जो है सबसे ज्यादा अगर है तो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे जो है 16 बार जो है HDI रैंक नंबर 1 रहा है। हालांकि वर्तमान में कौन है? फिनलैंड। लेकिन यहाँ अर्जेंटीना भी अच्छा है, जापान भी ठीक है, लेकिन सबसे अगर कोई खराब है यहाँ नहीं पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा मिस्र। ये कहाँ है? इसको इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये सब जो है आपको जो है जानना चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज बता दें, मानव विकास सूचकांक का जो मेजर करता है वो UNDP करता है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक जो है एक संस्था है ना। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है बनाया गया है और इसकी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है ना। और ये जो UNDP है 22 नवंबर, मानव विकास सूचकांक को जो मेजर करने वाला है UNDP, ये जो है अमेरिका में है और 22 नवंबर 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और HDI रैंक जो है, HDI का बात अगर हम लोग करते हैं किसकी, तो HDI का तो ये 1990 से मेजर किया जा रहा है। मानव विकास का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर महबूबुल हक को, ये याद रखना, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। ठीक है। अच्छा, एक जो है UNDP का या HDI का जो है एक स्लोगन था, ऊपर की ओर बढ़ना। क्या? ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, केरल का मानव विकास कितना है? तो सबसे ज्यादा यहाँ जो होगा वही होगा, क्योंकि केरल का लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए 94% कुछ है ना। बाकी राज्यों के अपेक्षा जो है ये सबसे ज्यादा है। तो केरल का मानव विकास क्या होगा? तो जो सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना, जहां केरल आ गया, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, 67 में प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? आपके बीच ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा, आपके बीच ऑप्शन है 7 से 10 वर्ष, बी है 6 से 11 वर्ष और सी है 5 से 10 वर्ष और डी है 5 से 11 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष।
अच्छा बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत या मुताबिक पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की गई है। कितना वर्ष? 6 वर्ष। तो आपका 6 जहां आएगा 2000 एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत जो है नामांकन कितना प्राथमिक रखा गया है? तो 6 वर्ष रखा गया है। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जानना है। और यह जो है औपचारिक शिक्षा का पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 68 में। 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह है 26%। अब है गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल क्या बोलते हैं हम लोग? गरीबी रेखा से नीचे, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना। अच्छा, गरीबी जो है, गरीबी का मतलब है जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त धन या संसाधन का अभाव होता है, उसे कहते हैं। या यह कह सकते हैं कि भोजन, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए जो है असमर्थ होता है, तो उसको हम लोग गरीब कहेंगे। गरीबी दो प्रकार का कह सकते हैं कि एक जो है सापेक्ष गरीबी है और एक निरपेक्ष गरीबी है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, हम लोग 69 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है? उच्च मानव विकास। सभी हम लोग मानव विकास से रिलेटेड पढ़ के आ रहे हैं। कौन करता है? यूएनडीपी, ये मेजर करता है। यूएनडीपी जो है न्यूयॉर्क में है। ये जो है 22 नवंबर बच्चों, 22 नवंबर जो है 1965 को स्थापना हुआ। लेकिन मानव विकास की जहां तक बात है, एचडीआई की बात है, तो एचडीआई जो है 1990 से मापा जा रहा है। एचडीआई कौन मापता है? तो यूएनडी ही एचडीआई को मापता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है ना। और एचडीआई का आयाम क्या है? पहला है स्वच्छता, शिक्षा और जीवन स्तर या कौशल कह सकते हैं या स्किल कह सकते हैं। ये 3 आयाम है, इसके द्वारा ही मानव विकास को मापा जाता है। ठीक है। अच्छा, एचडीआई के जनक कौन है? डॉक्टर महबूबुल हक, ये नहीं भूलना है आप सभी को। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं। नॉर्वे नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, कनाडा भी अमेरिका का देश है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? भारत। कौन होगा? भारत। और भारत का जो एचडीआई रैंक वर्तमान में है, देखिए 134वां है, सबसे पीछे, यानी पीछे सबसे पीछे नहीं, लेकिन 134वां रैंक है, ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों 70 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च सबसे ज्यादा, यहाँ बोल रहा है उच्च नहीं है, सम्मिलित नहीं है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि उच्च मानव विकास वाला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं नॉर्वे होगा। क्या है? नॉर्वे जो है 16 बार रैंक में जो है नंबर 1 रहा है, लेकिन वर्तमान में जानते हैं ना कौन सी है? फिनलैंड। लेकिन आपको किताब के अकॉर्डिंग मारना है, नॉर्वे होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 71 में। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल जो है बच्चों, ये वर्षा और मानसून पर निर्भर होता है। देखिए खरीफ फसल में जो है दक्षिण पश्चिम का मानसून पर निर्भर होता है, दक्षिण पश्चिम। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में दो प्रकार का मानसून होता है, एक दक्षिण पश्चिम और एक होता है उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर जो है जून महीने में 1 जून को जो है केरल में जो है क्या होता है कि मानसून का प्रवेश हो जाता है। 1 जून के आसपास जो है केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है प्रवेश कर जाती है। तो ये जून से सितंबर महीने में जो है बोया जाता है। क्या किया जाता है? बोया जाता है। और आमतौर पर जो है कह सकते हैं कि यह केरल में 1 जून के आसपास पहुंचता है। मानसून 2 प्रकार का हमने बताया, दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये भी जान ले कि अगर हम लोग फसल की बात करते हैं, किसकी बात करें तो फसल की बात करें तो फसल 3 प्रकार के भारत में होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है। अगर हम लोग खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं तो सितंबर अक्टूबर में इसका जो है कब, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में जो है इसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी धान की खेती किए तो धान हम लोग कटिंग कर लिए, लेकिन जो है बहुत लेट हो गया, दिसंबर तक चला गया। ठीक है ना।
अब यहाँ पर हम लोग अगर हम रबी फसल की बात करते हैं तो अक्टूबर और दिसंबर में जो है उसको बोया जाता है, ठीक है। और रबी फसल को शीत कहा जाता है, शीत ऋतु में ज्यादा उत्पादन होता है। और जायद फसल का जो बुआई होता है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जैसे तरबूज वगैरह जो है, खीरा है ना, ककड़ी खीरा वगैरह जो है लगाया जाता है। तो खरीफ फसल जो है वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है। और मुख्य फसल क्या है, तो धान है। क्या है, धान, बाजरा, मक्के। अब यहाँ हम लोग 72 क्वेश्चन में आते हैं। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? आपके बीच ऑप्शन है फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदान। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा उसको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी का बागान को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राजील कौन सा महाद्वीप का देश है? तो दक्षिण अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 5वां। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। भूमध्य रेखा ब्राजील से होकर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा जो है ब्राजील से होकर जाती है, ठीक है ना। और ब्राजील और भी एक चीज से जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन, ठीक है ना। ब्राजील में जो है अमेजन वर्षा वन और यहाँ सांप वगैरह पाया जाता है, ठीक है ना। 73 क्वेश्चन में आते हैं। रबी फसल पैदा होती है किस तरह? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, ध्यान देना। वर्षा ऋतु में कौन सा फसल? तो खरीफ फसल, ये तो क्लियर हो गया। ग्रीष्म में कौन फसल? तो जायद फसल। कौन फसल? जायद, ठीक है ना, या जायद फसल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग वर्षा में खरीफ फसल। कौन फसल? खरीफ फसल। तो बच गया क्या उनसे आपके पास? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में जो है आपका रबी फसल होता है, ठीक है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसको बोया कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल को अक्टूबर और नवंबर में क्या किया जाता है? बोया जाता है, ये याद रखना है। अच्छा, कटाई जो है अप्रैल और जून के बीच किया जाता है, जून और अप्रैल और जून के बीच, ठीक है ना, रबी फसल की कटाई। अच्छा, मुख्य फसल क्या है रबी फसल में? गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, आलू है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग 74 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो उत्पादन के 3 क्षेत्रक होते हैं, ये भी ध्यान देना है। किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश में जो होता है क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो 3 क्षेत्र से होकर जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है ये याद हमको रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में जो है कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन, वानिकी, मछली पकड़ना इत्यादि आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कृषि आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में और भी ऑप्शन हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता है, खनन भी हो सकता है, उत्खनन भी हो सकता है, वानिकी भी हो सकता है, मछली पकड़ना हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्रक में कौन क्या आता है? निर्माण और विनिर्माण, ठीक है ना। और तृतीय क्षेत्रक में सेवा, शिक्षा, परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि जो है वो किस में आएगा? तो तृतीय क्षेत्रक में आएगा, ठीक है ना। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो 3 क्षेत्र होते हैं, ये क्वेश्चन तो एकदम आएगा, 100% आएगा। 75 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? आपके बीच है 5 डिग्री से 10 डिग्री, इतना भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, इतना तो चलेगा ही नहीं। बी में 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री या 30 से 40। 30-40 तो बिल्कुल उतना गर्मी भी नहीं चाहिए, ना ज्यादा हमको ठंडा चाहिए ना ज्यादा गर्मी चाहिए, तो हमको शीत चाहिए। तो कितना होगा? 20 से 30 मान लीजिए, तो ये 100% हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। गेहूं के लिए ना ज्यादा ठंडी चाहिए ना ज्यादा गर्मी चाहिए, तो बीच बीच वाला चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं शीत में। तो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। गेहूं एक रबी फसल है, भी याद रखिए। गेहूं किस तरह का फसल है? तो रबी फसल है। इसको बोया कब जाता है? अक्टूबर और जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच जो है हम लोग इसको बो देते हैं। और कब काटते हैं? तो अप्रैल और जून में, ये याद रखना है। अप्रैल और जून में जो है
रबी फसल की कटाई या गेहूं की कटाई हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, जलवायु वहां का समशीतोष्ण जलवायु होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए? तो दोमट होना चाहिए। वर्षा, देखिए यहाँ तापमान पूछ दिए तो वर्षा भी आपको पूछ सकता है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। अच्छा, तापमान यहाँ तो हम लोग जानेंगे 20 से 30, वर्षा भी जान गए। मिट्टी किस तरह का है? तो दोमट मिट्टी में। किस तरह का? तो दोमट मिट्टी में जो है या बलुआई दोमट में जो है ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है। अच्छा, दोमट को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर है बच्चों, चावल और धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि या ट्रक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या गहन निर्वहन कृषि। ठीक है ना। हम लोग दो जो भारत में खास करके जो धान लगती है वो गहन निर्वहन के लिए होता है। ठीक है, निर्वहन मतलब अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, जीवन निर्वाह कृषि लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका जो है डी होगा। हालांकि रोपते हैं हम लोग, धान को रोपते हैं, रोपण कृषि में भी ये आएगा, लेकिन विशेष रूप से हम लोग का जीवन निर्वाह के लिए ये कृषि किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहें कि गहन निर्वाह जो कृषि है, ये जो है चावल जो है, ये जो है खरीफ फसल है। किस तरह की फसल है? तो खरीफ फसल है। धान क्या है? तो है खरीफ फसल, ये याद रखना है। ठीक है। और अगर हम लोग ट्रक कृषि की जहां तक बात है, तो जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जी की खेती या फल की खेती करता है और उन उत्पादित सब्जियों और फलों को बाजार में ट्रक से ले जाया जाता है। किस चीज से? तो ट्रक से ले जाया जाता है, इसलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं। ठीक है ना। और मुख्य रूप से फल और सब्जी का ही उत्पादन होता है ट्रक कृषि के अंतर्गत। फिर है भूमध्य सागरीय कृषि में, तो जैतून, अंगूर, खट्टे फल इत्यादि जो हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है आप क्लास 11th का हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया जो है के बीच में है कौन? भूमध्य सागर। उस आसपास में जो है खट्टे फलों का जो है ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, खट्टे फल में अंगूर वगैरह भी आता है, जैतून आता है, तो उसका उत्पादन जो है भूमध्य सागर में किया जाता है। और रोपण में तो आप देख रहे हैं जूट हो गया, धान हो गया, ये सब जो है, या कपास हो गया, चाय हो गया, ये सब रोपण कृषि में आएगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार जो है कौन नहीं है? तो कॉफी। तो ये पेय पदार्थ है। कॉफी जो है एक क्या है? पेय पदार्थ है। और ब्राजील में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कॉफी का होता है, ये याद रखना है। ठीक है। इसको फेजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो फेजेंडा। ठीक है। और सबसे ज्यादा ब्राजील में। और ये कपास, मेस्टा, जूट इत्यादि से तो सब रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ब्राजील में जो है दो प्रकार के जो है कॉफी का उत्पादन होता है। पहला है अरेबिका और रोबस्टा। दोनों तरह की जो है कॉफी उत्पादन वहां पर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अशोक मेहता समिति, यानी ये कहलाती, क्वेश्चन ऑप्शन जो आपको लग रहा है अजीब दिया हुआ है, यहाँ बोले अशोक मेहता समिति, बी में है गिरधारी लाल व्यास समिति, और सादी कली समिति, और बलवंत राय मेहता समिति। यानी किस समिति के सिफारिश से जो है अंगूर की खेती जो है की जा रही होगी, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बोले अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अगर हम लोग अंगूर की खेती का जहां तक बात है, तो अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहलाता है, क्या कहलाती है। लेकिन अगर समिति की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, गिरधारी लाल व्यास समिति। यहाँ पर जो है गिरधारी लाल व्यास समिति का जो गठन किया गया था वो 1973 में किया गया था, राजस्थान में 1973 में। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी जो है खट्टे फल, खास करके रेगिस्तान क्षेत्र में जो है, सहारा के तटीय क्षेत्रों में जो है अंगूर की खेती की जाती है। और गिरधारी लाल व्यास जो है पंचायत को डिवाइड किया था काम को लेकर के। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति। ठीक है। और अगर हम लोग अंगूर की खेती सबसे अधिक अगर बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना।
कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। लेकिन अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? इसको जो है विटी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटी कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 79। चूंकि आज जो है हम लोगों का क्लास का टारगेट था 80। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? कपास में आ जाएगा चीन। एकदम आंख बंद करके लिख दीजिए। ठीक है, क्या होगा? चीन। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो है कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। और कपास जो होता है एक नकदी फसल होता है। कपास किस तरह का फसल है? तो नकदी फसल है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का और एक नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ये पूछ देगा आपको कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी में जो है कपास जो है ज्यादा उत्पादन होता है। किस तरह की मिट्टी में? तो ठीक है, काली मिट्टी भारत, महाराष्ट्र और गुजरात कपास उत्पादन होता है, लेकिन गुजरात की अपेक्षा कम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग बच्चों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाता है और आप लोग ज्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबड़ जो है रोपण कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, या प्रारंभिक अस्थायी कृषि है, या मिश्रित कृषि? का आंसर हो जाएगा रोपण कृषि है। ये जो है हम लोग रबड़ को लगाते हैं, ये ध्यान देना है। रबड़ जो है एक रोपण कृषि है। ठीक है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय वृक्ष की फसल है, और यह जो है नकदी फसल की श्रेणी में आता है। रबड़ की खेती मुख्य रूप से लेटेक्स, क्या? लेटेक्स के अत्यधिक उत्पादन के लिए की जाती है। अच्छा, लेटेक्स का इस्तेमाल जो है उनका जो है देख रहे होंगे कि उसका जो है वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो उसका जो है लिक्विड निकाला जाता है, जो व्हाइट लिक्विड होता है, या कह सकते हैं दूध आकार का होता है, दूध शेप में होता है, और उसको लेटेक्स कहा जाता है। और लेटेक्स का इस्तेमाल जो है बच्चों टायर बनाने में, दस्ताने, फुटवियर के लिए किया जाता है। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल में होता है। ठीक है ना। और अगर हम लोग दुनिया के उत्पादक देशों के बारे में बात करें या विश्व स्तर पर बात करें तो थाईलैंड जो है नंबर 1 है। कौन देश नंबर 1 है रबड़ उत्पादन में? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, भारत भी है, चीन, श्रीलंका इत्यादि जो, हालांकि थाईलैंड जब सबसे ज्यादा जो है रबड़ का उत्पादन करता है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसे लगा, और मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी